नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी हाउस के एक बहुत बड़े फैसले, वजीर आजम और पूरे निज़ाम की तब्दीली, एक बड़ी इंटेलिजेंस रिपोर्ट, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एक वायरल नोयत की वीडियो और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतालिक तीन बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करेंगे। आज की पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आर्मी हाउस के एक बड़े फैसले के मुतालिक है। ये फैसला वजीर आजम और पूरे निज़ाम को तब्दील करने से जुड़ा हुआ है। इसी मामले पर क्या दो बड़े अहम और नए इंकशाफात हुए हैं और आर्मी हाउस को इस वक्त एक नए वजीर आजम की तलाश क्यों है? आर्मी हाउस इस वक्त किन शख्सियात को नए वज़ीर आज़म के तौर पर देख रहा है? इस मामले पर जो अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ अब से कुछ देर पहले सामने आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने रखेंगे और इसी ब्रेकिंग न्यूज़ में क्या दो बड़े और अहम इंकशाफात किए गए हैं, ये दोनों इंकशाफात मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतालिक है। इसी दौरान दुबई से अलग से क्या अहम नोयत की खबर आई है, ये खबर भी आपके सामने रखेंगे। इसी पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब की रिहाई के मुतालिक क्या बहुत बड़ी ऑफर की गई, ये ऑफर किस शख्सियत की जानिब से इमरान खान साहब तक पहुंचाई गई, ये ऑफर पहुंचाने वाली शख्सियत जो थी उसका नाम आपको बताएंगे और उसके बाद इमरान खान साहब ने इस शख्सियत के पैगाम पर क्या जवाब दिया, इसके मुतालिक भी एक बड़ी दिलचस्प, बड़ी कड़ाकेदार और बड़ी धुआंधार किस्म की स्टोरी हमारे पास मौजूद है। ये स्टोरी भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको आर्मी हाउस की जानिब से एक नए वज़ीर आज़म की तलाश के मुतालिक एक अहम और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। अब ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये एक ऐसी सिचुएशन में आई जब एक तरफ तो IMF ने पाकिस्तान में अगले माली साल में रिकॉर्ड महंगाई का अंदिया दिया और दूसरी जानिब जो मईशत के मुतालिक फिगर आए ये बहुत मायूस कुन थे और यहाँ तक कि ये फिगर भी सामने आया कि अफगानिस्तान जो कि इस वक्त पाबंदियों की जद में है, अफगानिस्तान जो कि आप कह लें कि एक मुकम्मल तौर पर जंग ज़दा मुल्क है, उसकी जो ग्रोथ रेट है वो भी पाकिस्तान से बेहतर है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में जो एक धांधली ज़दा इलेक्शन हुआ उसका बेनिफिशरी कौन था? उसका बेनिफिशरी था शरीफ खानदान, उसका बेनिफिशरी था जरदारी खानदान। लेकिन जो तनकीद हुई वो सारी की सारी किस पर हुई? एस्टैब्लिशमेंट पर हुई, या आप कह लें कि एस्टैब्लिशमेंट की क़यादत पर। अब इस पूरी सिचुएशन में जब इतनी तनकीद भी हो गई, जब इलेक्शन में इतनी धांधली भी कर ली गई, जब हर तरह से पूरे इदारे को इमरान खान साहब और PTI के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया गया, शरीफ खानदान और जरदारी खानदान की हुकूमत को फ्री हैंड दिया गया, उसके बावजूद जब ये निज़ाम आगे नहीं चल रहा, जब ये इकॉनमी आगे नहीं चल रही, तो इस पूरी सूरत हाल में अब निज़ाम को बदलने, या आप ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को बदलने के लिए एक बहुत बड़ा और नया मूव किया जा रहा है। इस मामले पर क्या तीन अहम तरीन इंकशाफात हुए हैं, ये ताज़ा तरीन इंकशाफात हैं और उन इंकशाफात से मुख्तलिफ हैं जो कि इससे पहले सीनियर एंकर और सीनियर सहाफ़ी सैयद वलायत साहब ने किए थे। अब जो ये तीन नए इंकशाफात हुए हैं, ये तीनों इंकशाफात आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। तो मामला ये है कि अब एक और सीनियर एंकर ने, जिनके मुतालिक ये समझा जाता है कि शायद उनके पास भी GHQ से जुड़ी खबरें होती हैं या GHQ की पल्स पर या GHQ की नब्ज पर उनका हाथ होता है। अब उन्होंने जो पहला इंकशाफ किया वो इस मामले पर था कि इस वक्त शहबाज शरीफ से जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है या जो इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है ये मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं है और उनका तासुर ये था कि उन्हें ये जो खबर है ये किसी बड़ी हसास नोयत की ब्रीफिंग से मिली है, या किसी हाई प्रोफाइल मीटिंग से मिली है, या किसी ऐसी शख्सियत से मिली है जो कि बराह रास्त GHQ से ताल्लुक़ रखती हो और GHQ में उसका इन्फ्लुएंस हो, या ऐसी शख्सियत जो कि बराह रास्त खुद GHQ से हो। इसलिए उनको ये यकीन है कि उनकी इस खबर की जो एक आप कह लें कि सेहत है, या इस खबर की वो तौसीक कर सकते हैं और इस खबर को वो ये कहते हैं कि ये एक मुसद्दका खबर है। अच्छा, अब इस मुलाकात के मुतालिक और इस टॉप ब्रीफिंग के मुतालिक या इस इंकशाफ के मुतालिक जो तीन अहम तरीन नुकात हैं ये एक एक करके आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये जो एंकर हैं इन्होंने सबसे पहला इंकशाफ तो ये किया
कि इस वक्त जो ताकतवर हल्के हैं यानी जीएचक्यू या एस्टैब्लिशमेंट, ये एक पैरेलल प्लान पर काम कर रहे हैं। यानी एक तरफ तो ये हुकूमत चल रही है, लेकिन चूंकि इस हुकूमत की माशी आप कह लें कि कारकर्दगी से एस्टैब्लिशमेंट खुश नहीं है, तो एक पैरेलल प्लान चल रहा है। और वो पैरेलल प्लान ये है कि अब इस निज़ाम को रुखसत किया जाए और एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि तमाम सियासी जमातें एक छतरी के नीचे आ जाएं, और फिर एक छतरी के आने के बाद इस पूरे निज़ाम को कौमी हुकूमत का नाम दिया जाए। लेकिन उसके बाद यही जो एंकर हैं, इन्होंने जो दूसरा इंकशाफ किया, ये बड़ा हसास नोयत का था, क्योंकि इन्होंने अपने दूसरे इंकशाफ में ये कहा कि अगरचे शहबाज शरीफ जो है ये खुद को मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट भी ये समझती है कि वो शहबाज शरीफ के साथ बहुत कंफर्टेबल है। दोनों के दरमियान बहुत ज़बरदस्त किस्म का कंफर्ट लेवल है, क्योंकि शहबाज शरीफ जो भी ख्वाहिश जीएचक्यू की जानिब से आती है, जो भी ख्वाहिश इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आती है, उसे वो मिनो अन तस्लीम कर लेते हैं। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट को कम से कम इस मामले पर शहबाज शरीफ से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन जो रिजर्वेशन हैं वो मईशत के हवाले से हैं और निज़ाम को आगे चलाने के हवाले से। तो अब यही जो एंकर हैं, इन्होंने ये अब इंकशाफ किया है कि इस वक्त आर्मी हाउस जो है ये रावलपिंडी के अंदर जहां आर्मी चीफ की रिहाइशगाह होती है उसे कहा जाता है। ये आर्मी हाउस की जब इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है तो आप ये कह लें कि ये एक अलामती इस्तिलाह होती है, और इसका मतलब ये होता है कि फौजी क़यादत, जीएचक्यू या एस्टेब्लिशमेंट। तो उन्होंने ये कहा कि इस वक्त जो आर्मी हाउस है ये कोई इस मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस से ज़्यादा खुश नहीं है, ख़ास तौर पर माशी मैदान के अंदर। उसके बाद उन्होंने अपने दूसरे इंकशाफ में ये कहा कि इस हुकूमत की जानिब से ये दावा तो किया जाता है कि इसने मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं इकॉनमी के, उनके अंदर बड़ा बेहतरीन डिलीवर किया है, लेकिन आर्मी हाउस ये समझता है कि ये डिलीवरी जिस तरीके से होनी चाहिए थी, जितना इनके पास मैंडेट है, जितना इनके पास अख्तियार है, और जिस तरह इनको अमली तौर पर कोई सियासी चैलेंज दरपेश नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, तो जिस तरह की डिलीवरी होनी चाहिए थी उस तरह की डिलीवरी ये लोग नहीं कर सके। लेकिन उसके बाद इन एंकर का तीसरा इंकशाफ जो है ये बहुत अहम है और बहुत आप कह लें हसास नोयत का भी है, क्योंकि इन्होंने तीसरे इंकशाफ में सुहेल वड़ाइच साहब का जो एक तज्जिया था, ये एक कॉलम था, या आप ये कह लें कि खबर पर मबनी तज्जिया था, उसकी तस्दीक करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि आर्मी हाउस की ये ख्वाहिश है कि इस वक्त पाकिस्तान की काबीना में हाईली क्वालिफाइड लोग हों, यानी ऐसे लोग ना हों कि जिनको निज़ाम हुकूमत को चलाने का कोई तजर्बा ना हो, या वो निज़ाम हुकूमत को चलाने के मामले पर बहुत सीधा ख्यालात के मालिक हों। और उसके बाद बांग्लादेश का जो मॉडल है इसको कोट किया गया कि देखें बांग्लादेश के अंदर जो काबीना है वो हाईली क्वालिफाइड है, और कम से कम आपकी काबीना में 6-7 लोग तो ऐसे होने चाहिए जो कि अपने मुतलका शोबे में पीएचडी होल्डर हों, और फिर वो उन सेक्टर्स को माशी तरक्की की राह पर हमवार कर सकें। लेकिन उसके बाद इन्हीं एंकर का पांचवा इंकशाफ जो है ये बड़ा अहम था, क्योंकि पांचवें इंकशाफ में इन्होंने ये कहा कि एक ग्रैंड प्लान जो है वो इस वक्त बन रहा है, और इस ग्रैंड प्लान के जो खदोखाल हैं ये तय किए जा रहे हैं, और ये जो ग्रैंड प्लान है इसके मुताबिक शहबाज शरीफ को शायद वजारत उज़्मा से हटा दिया जाए, या फिर एक ऐसा निज़ाम लाया जाए जहां पे प्राइम मिनिस्टर से ऊपर भी कोई शख्सियत हो, जिसके नीचे एक कौमी हुकूमत हो। कुछ लोग कहते हैं कि कोई चाइना का जो मॉडल है, यानी जो जिस तरह का चाइना का निज़ाम है इस तरह का कोई निज़ाम लाया जाए, थोड़ा सा उसको अमेंड करके। लेकिन आप ये कह लें कि पूरा जो इन एंकर का तज्जिया है वो इस नोयत का है कि शायद कोई इस किस्म का सिस्टम लाने की कोशिश हो रही है, या सिस्टम लाने का फैसला कर लिया गया है जहां पे एक शख्सियत जो है वो लीडिंग अथॉरिटी होगी, पूरी पार्लियामेंट उसके ताबे होगी, पूरा जो आपका पार्लिमानी और आईनी निज़ाम है उसी शख्सियत के ताबे होगा, वो सारे फैसले करेगी, और जो कोर टीम होगी मईशत के हवाले से वो भी उसी शख्सियत की क़यादत में काम करेगी। कहने वाले कहते हैं कि शायद इस निज़ाम का मकसद ये है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनकी टीम इस पूरे निज़ाम की क़यादत करे। लेकिन उसके बाद इन्हीं एंकर ने एक और अहम इंकशाफ किया, और जो उनका पांचवा इंकशाफ था ये डायरेक्टली इमरान खान साहब से रिलेटेड था। अब इन्हीं एंकर ने ये कहा कि जिस ग्रैंड प्लान के मुतालिक
आर्मी हाउस इस वक्त सोच रहा है या आर्मी हाउस ने इसके ऊपर काम कर लिया है, क्योंकि कुछ हल्के तो ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर कुछ काम हो भी चुका है। तो ये जो एंकर हैं इन्होंने कहा कि इस कौमी प्लान में या ग्रैंड प्लान में और कौमी हुकूमत के प्लान में इमरान खान साहब को भी ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की जा सकती है, और एक ऑप्शन ये रखा गया है कि इमरान खान साहब को भी ऑन बोर्ड लिया जाए, इमरान खान साहब तक ये पैगाम पहुंचाया जाए और उन्हें कायल किया जाए कि इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल का हल एक कौमी हुकूमत है जिसके अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज शामिल हो जाएं और वो यकसू होकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें। एहतजाज, मज़ामत और इस तरह के जो जलसे जुलूस हैं ये ख़त्म हो जाएं, और आप ये कह लें कि एक तरह से तमाम जमातें वन पार्टी सिस्टम के अंदर इकट्ठी हो जाएं, उनकी अलग अलग शनाख्त हो लेकिन ऊपर लीडर एक ऐसा हो जिसके ऊपर तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक राय हो। लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी और दिलचस्प खबर छुपी है। वो खबर यह है कि जाहिर है कि शहबाज शरीफ के ऊपर तो तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक राय नहीं हो सकता कि सिर्फ शहबाज शरीफ लीडर हों और पीटीआई समेत तमाम जमातें उनकी क़यादत पर इत्तफाक राय कर लें। इसलिए कहने वाले ये कहते हैं, या मैं आपको अपना तज्जिया बताऊं कि इसका मतलब यह है कि एक ऐसा प्लान तश्कील दिया जा रहा है जिसमें फौजी क़यादत जो है वो इस पूरी सिचुएशन को और इस पूरे प्लान को लीड करे, कोर टीम उनकी हो, कोर फैसले वो करें, मईशत के हवाले से सारी टीम सिलेक्शन वो करें, और पीटीआई समेत तमाम जो जमातें हैं वो यकसू होकर उस कौमी प्लान का या कौमी हुकूमत का हिस्सा बन जाएं। लेकिन उसके बाद यही जो एंकर हैं इन्होंने आखिरी और अहम नोयत का इंकशाफ किया, और इस इंकशाफ में उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि इस वक्त आर्मी हाउस, या आप ये कह लें कि एस्टैब्लिशमेंट, या और आसान अल्फाज में ये कह लें कि ताकतवर हल्के जो हैं, तो उन्होंने ये कहा कि ताकतवर हल्कों को सिंध में जो गवर्नेंस है इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, और सिंध के अंदर जिस तरह से निज़ाम हुकूमत चलाया जा रहा है इसके ऊपर भी इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इन तहफ़्फ़ुज़ात को कन्वे भी किया जाता है सिंध हुकूमत को, यानी बिलावल जरदारी को, आसिफ अली जरदारी को, और इसी तरह सीएम सिंध को भी। अब इसके अंदर एक अहम बात यह भी है कि रेहाम खान साहिबा का एक जो क्लिप वायरल है वो शायद आपने देखा होगा, उसमें उन्होंने एनएफसी अवार्ड में जो बेज़ाब्तियाँ हैं उनको हाईलाइट किया है, और ये उन्होंने दलाइल के साथ ये एक तरह से साबित किया है कि किस तरह से एनएफसी अवार्ड का जो शेयर है इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। जो अवामी मफाद के प्रोजेक्ट हैं उनमें एनएफसी का शेयर इस्तेमाल नहीं किया जाता, और जाहिर है कि कहने वाले ये कहते हैं कि ये जो इस तरह के एक्सप्लेनर आ रहे हैं रेहाम खान साहिबा की जानिब से या किसी और जो आप ये कह लें कि मुख्तलिफ लोगों की जानिब से, तो कहने वाले ये कहते हैं कि शायद जो है ये एक्सप्लेनर जो है ये एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से आ रहे हैं ताकि लोगों को कायल किया जा सके कि एनएफसी अवार्ड का और इसका जो शेयर है ये सूबे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पे मरियम नवाज के मुतल्लिक आर्मी हाउस से बड़ी कड़ाकेदार खबर है, क्योंकि वो भी इन्हीं इंकशाफात का हिस्सा है। ये जो अलग से कड़ाकेदार खबर है ये भी आपके सामने रखते हैं। अब ये जो एंकर हैं एक तरफ तो इन्होंने ये बताया कि सिंध की जो गवर्नेंस है इस पर इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि मरियम नवाज जिस तरह की हुकूमत चला रही हैं इससे भी जीएचक्यू और इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा मुतमईन नहीं है। जीएचक्यू और इस्टेब्लिशमेंट का ये ख्याल है कि मरियम नवाज को बहुत ज़्यादा वसाइल फराहम किए गए, उनको मुकम्मल तौर पर फ्री हैंड दिया गया, लेकिन अमली तौर पर यानी ग्राउंड पर जिस तरह से लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए था, जिस तरह से लोगों के दिलों में मौजूदा निज़ाम के मुतल्लिक एक मस्बत जज्बात पैदा होने चाहिए थे, उस तरह के मस्बत जज्बात भी पैदा नहीं हुए, ग्राउंड पर उस तरह का काम भी नहीं हुआ। अमली तौर पर लोगों को जिस तरह से इस निज़ाम में बेहतरी का यानी उनके नज़दीक जो बेहतरी हुई है उसका जो समर पहुंचना चाहिए था वो अमली तौर पर लोगों तक नहीं पहुंचा, तो इसलिए मरियम नवाज के मुतल्लिक भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन उसके बाद जो आखिरी इंकशाफ है वो भी बहुत अहम है, और उस इंकशाफ में ये कहा गया कि जो केपी का सूबा है जहां पे पीटीआई की एक मुंतखब हुकूमत है और वाहिद सूबा है जहां पर मेरिट पर एक आप कह लें कि इलेक्शन के नताइज के बाद जो है वो केपी में पीटीआई की हुकूमत आई, अगरचे धांधली हुई लेकिन इतनी बड़ी अक्सरियत थी पीटीआई की केपी में कि यहाँ पे जो धांधली के जरिए किसी और हुकूमत को या किसी और वज़ीर आला को मुसल्लत नहीं किया जा सका। तो केपी के ऊपर भी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के, जीएचक्यू के या आर्मी हाउस के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो
तो ये जो अब एक डिबेट क्लब खोला गया है, यानी मुख्तलिफ एंकर्स के जरिए ये खबरें बाहर लाई जा रही हैं, मुख्तलिफ डिबेट क्लब्स में इस मामले पर डिबेट हो रही है। तो इसका मकसद ये होता है कि एक दफ़ा कौम की पल्स चेक की जाए, सियासी जमातों की पल्स चेक की जाए कि वो इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, और ज़रा अंदाज़ा लगाया जाए कि जब ये प्लान सामने आएगा तो इस पर पब्लिक का और फिर पॉलिटिकल जमातों का क्या रिएक्शन होगा, और फिर उस रिएक्शन को देखते हुए अगली हिकमत अमली तय की जाए। लेकिन अब मुख्तलिफ सोर्सेज जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इस तरह के प्लान के मुतालिक जो है एक थॉट प्रोसेस जो है ये ज़रूर शुरू हो गया है। और कुछ लोग तो इस तरह के भी कह रहे हैं, अल्फाज बोल रहे हैं कि आर्मी हाउस ने किस एक नए प्राइम मिनिस्टर के लिए इंटरव्यू शुरू कर दिए हैं कि मुख्तलिफ शख्सियात का जो बैकग्राउंड है उसको उसकी छान पटक की जा रही है, और ये देखा जा रहा है कि कौन सी शख्सियत एक मुतबादिल निज़ाम के अंदर कलीदी किरदार अदा कर सकती है। लेकिन यहाँ आपको GHQ और इमरान खान साहब के मुतालिक एक और बड़ी और अहम नौयत की खबर से आगाह करते हैं, और एक जो अहम तरीन इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई है इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुतालिक भी आगाह करते हैं। ये भी एक बड़ी मज़े की स्टोरी है, ये खबर आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि अब एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई है, हमारे ज़राए ने इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट की तस्दीक की है, और इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये बताया गया है जो कि सिविल और अस्करी एजेंसियों की जानिब से बनाई गई है, यानी IB और इसी तरह जो अस्करी एजेंसियां हैं उनकी जानिब से बनाई गई है। और इसमें यह बताया गया है कि PTI जो धरना प्लान कर रही है D चौक पर या अडियाला जेल पर, जिसको PTI एक फाइनल कॉल कह रही है, एक डिसाइसिव कॉल कह रही है, इसमें असल में क्या होने वाला है और PTI का असल प्लान क्या है। तो ये तीन अहम नुकात डिस्कस किए गए हैं, ये तीनों नुकात आपको मुख्तसर बताते हैं। अब ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है इसके पहले नुक्ते में ये कहा गया कि PTI 8 फरवरी को सिर्फ पूरे मुल्क में मुख्तलिफ शहरों में एक दिन के मुजाहरे प्लान नहीं कर रही कि बस एक दिन मुजाहरे होंगे और शाम को ये घरों को चले जाएंगे और उसके बाद कुछ नहीं होगा, बल्कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि PTI की जो क़यादत है यानी सुहेल अफरीदी ख़ास तौर पर KP से ये प्लान कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में D चौक में 5 से 7 दिन के धरने के इंतजाम किए जाएं, और 5 से 7 दिन का धरना D चौक में ये दे सकते हैं। और उसके बाद इस रिपोर्ट के दूसरे नुक्ते में ये बताया गया कि KP से PTI के इतने बड़े काफिले आ सकते हैं कि उनको जो एक रेड लाइन बनाई गई है अटक पुल, यहाँ पर रोकना नामुमकिन हो जाएगा। इसको हुकूमत अपनी रेड लाइन कहती है। ये पंजाब और KP का एक आप कह लें कि डिफेक्टो बॉर्डर है, एक डिफेक्टो सरहद है। तो इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो PTI के काफिले हैं उनको यहाँ रोकना नामुमकिन हो जाएगा। बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं ये D चौक में पहुंच जाएंगे। इसी तरह इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें असल में PTI ने जीती थी फॉर्म 45 के मुताबिक। यहाँ से भी बड़ी तादाद में लोग D चौक तक पहुंच जाएंगे। रावलपिंडी की सारी नशिस्तें, ना सिर्फ शहर की बल्कि पूरे रावलपिंडी डिवीजन की नशिस्तें भी PTI ने जीती थी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने इसका कैमरों के सामने बरमला एतराफ़ भी किया था, और उसके बाद बदकिस्मती से उनको गायब कर दिया गया। आज तक दोबारा वो मंजर आम पर नहीं आए। तो अब इस रिपोर्ट में कहा गया कि ना सिर्फ ये कि KP से, इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से, आज़ाद कश्मीर से एक्सप्रेस वे यानी मुजफ्फराबाद से होते हुए एक्सप्रेस वे से होते हुए अडियाला जेल या D चौक, और फिर जो पंजाब से GT रोड यानी अगर मोटरवे बंद कर दी जाती है तो GT रोड के झैली रास्तों से, फिर इस्लामाबाद में अगर फैजाबाद का रास्ता जो रावलपिंडी से इस्लामाबाद में दाखिल होता है इसको बंद कर दिया गया, तो फिर तरामड़ी चौक से, IGP रोड से, तो मुख्तलिफ जो झैली रास्ते हैं इन रास्तों से बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं ये D चौक में आ जाएंगे, और सिचुएशन उससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी जितनी के लास्ट ईयर यानी 2024 के नवंबर में जब PTI ने D चौक पर धरना दिया था, और वो इतना पावरफुल धरना था कि इस जाली हुकूमत को गोलियां चलानी पड़ी थी। तो अब इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस किस्म की सिचुएशन पैदा हो जाएगी जो किसी के काबू में नहीं होगी, और इसका साफ मतलब यह है कि ये जो हुकूमत है ये उस वक्त मज़ाकरात करने पर मजबूर हो जाएगी, और एक ऐसी सिचुएशन में फिर GHQ, सुप्रीम कोर्ट या दीगर इदारों को भी उस सिचुएशन से निकलने के लिए अपना किरदार अदा करना पड़ता है। और कभी कभार ये भी होता है कि ऐसी सिचुएशंस के नतीजे में नए इलेक्शन की या नए निज़ाम की राह हमवार हो जाती है। तो ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है ये
अब इस वक्त हुकूमत के पास है, जिसकी वजह से अब इन्होंने मुज़ाकरात का ढोंग रचाया ताकि किसी तरीके से इस तहरीक को टाला जा सके या इस तहरीक को मुलतवी करवाया जा सके। लेकिन यहाँ पे आपको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं, और नजम सेठी साहब ने अब इस मामले पर क्या इंकशाफ किया है, ये इंकशाफ आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि ये इंकशाफ उन्होंने एक ऐसी सूरत हाल में किया जब एक तरफ तो फवाद चौधरी ने ये दावा किया कि वो कुछ ऐसा उन्होंने दावा किया कि एस्टैब्लिशमेंट के कुछ लोगों से राब्ते में हैं, जिनसे ये जाहिर होता था, यानी जिन राब्तों से, कि शायद इमरान खान साहब को माइनस करने की कोई एफर्ट की जा रही है, क्योंकि ये भी कहा गया कि शायद वो स्टेशन कमांडर के लेवल पर जो ऑफिसर हैं उनके साथ राब्ते में हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में नजम सेठी साहब ने यह कहा कि इस तरह की एफर्ट्स तो हो रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब को माइनस करना नामुमकिन है। इमरान खान साहब के खिलाफ -1 फार्मूला कामयाब नहीं हो सकता। सारा वोट बैंक इमरान खान साहब का है, और अगर इमरान खान साहब को माइनस करते हैं तो फिर पीटीआई नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और अहम खबर से आपको आगाह करते हैं, क्योंकि अब सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी साहब का भी एक क्लिप जो है ये इस वक्त वायरल है, इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। तो मुजीबुर रहमान शामी साहब ने अब ये कहा है कि इमरान खान साहब ने मुल्क के खिलाफ कोई इकदाम नहीं किया, रियासत के खिलाफ कोई इकदाम नहीं किया, उनको किसी भी सूरत माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है। ताहम उन्होंने ये कहा कि पीटीआई को अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल ज़रूर करना चाहिए। शामी साहब के मुतल्लिक कुछ लोगों का तासुर यह है कि वो खान साहब के नाकिद हैं, लेकिन अब उन्होंने भी ये कहा है कि इमरान खान साहब ने रियासत और मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और इससे पहले भी उनके इस किस्म के क्लिप जो हैं ये वायरल हुए हैं। लेकिन यहाँ आपको जीएचक्यू, एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और बड़ी और अहम नोयत की ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं। अब ये खबर एक ऐसी सूरत हाल में आई जब एक तरफ तो इमरान खान साहब की जो हमशीरा हैं उन्होंने और पीटीआई के कारकुनों ने अडियाला जेल के बाहर धरना दिया, और दूसरी जानिब इस जाली हुकूमत ने यहाँ बदतरीन क्रैकडाउन किया वाटर कैनन से, और इसी तरह जो दीगर जराए हैं उनसे पीटीआई के कारकुनों पर तशद्दुद किया गया, और फिर इमरान खान साहब की जो बहनें हैं इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। अब इस पूरी सूरत हाल में ये इंकशाफ हुआ कि जो वाटर कैनन इस्तेमाल की गई इसमें केमिकल मिला पानी शामिल था, और कुछ लोगों का ये दावा है कि इस पानी से उनको जलने के कुछ निशानात पड़े हैं उनकी जिल्द पर। बहरहाल ये दावा है, इसकी हम एक साफ़ी के तौर पर फिलहाल कोई तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकते। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब के हक में एक बड़ी गवाही भी आई है, और ये गवाही एक तरफ तो नवाज शरीफ के घर से आई है, क्योंकि जावेद लतीफ़ ने यह कहा है कि ये बहुत बड़ी हकीकत है कि इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान में बहुत मकबूल हैं, और दूसरी जानिब मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब का एक क्लिप वायरल है, और इसमें उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है कि हमने कभी तवक्को नहीं की थी कि इमरान खान इतनी दिलेरी के साथ जेल काट सकते हैं, उन्होंने हम सबको गलत साबित कर दिया, और 2025 में शायद ही कोई टॉक शो हो जिसमें इमरान खान ज़ेरे बहस ना हो। लेकिन यहाँ आपको जीएचक्यू और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और बड़ी और अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब एक तरफ तो इस जाली हुकूमत ने मुज़ाकरात का जाली ढोंग रचाया, दूसरी जानिब इसी हुकूमत ने मुज़ाकरात की आड़ में अलीमा खान साहिबा और उनके इमरान खान साहब के जो दीगर अहले खाना हैं उन पर तशद्दुद भी किया, उन्हें गिरफ्तार भी किया। तो इस पर अब इमरान खान साहब का एक बड़ा अहम पैगाम सामने आ गया है, और इस पैगाम में इमरान खान साहब ने यह कहा कि मैं जेल में बैठकर भी आज़ाद हूं, और आप लोग जो ये जुल्म सितम कर रहे हैं आप बाहर रहकर भी कैद हैं। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि ये चाहते हैं कि मैं चुप रहूं। इससे पहले मुझे एक डील की ऑफर की गई थी, और मुझे ये कहा गया था कि आप बैरून मुल्क चले जाएं, और ये ऑफर मुझे बुशरा बीबी साहिबा के जरिए भी पहुंचाई गई थी, यानी उनको पैगाम पहुंचाया गया था। बुशरा बीबी साहिबा ने ये पैगाम मुझ तक पहुंचाया था, उन्होंने मुझे कायल करने की कोशिश नहीं की, सिर्फ ये पैगाम मुझ तक पहुंचाया था। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था कि ना मैं अपनी कौम को, इस वक्त मुल्क के अंदर जो छोटे छोटे फिरौन और यजीद हैं, अपनी कौम को भी इनके सामने नहीं झुकने दूंगा, खुद भी इनके सामने नहीं झुकूंगा। उसके बाद इमरान खान साहब ने ये कहा कि जिस तरह का सलूक इस वक्त पीटीआई के कारकुनों और मेरे अहले खाना के साथ किया जा रहा है, इस तरह का सलूक तो जंग में दुश्मनों के साथ भी नहीं किया जाता। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।